चलिए आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में जो लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न बचे हुए हैं उनको पूरा कर देते हैं आज। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा ये संयुक्त रूप से एक यूनिट है जिससे 12 नंबर का प्रश्न आना है। 12 नंबर में एक 2 अंक का और एक 5 अंक का, यानी 7 अंक के ये प्रश्न रहेंगे और 5 वस्तुनिष्ठ रहेंगे। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। बोर्ड प्रश्न बैंक में बिल्कुल निश्चित प्रश्न दिए हुए हैं और बहुत सरल प्रश्न दिए हैं, कठिन प्रश्न नहीं हैं। इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ इन प्रश्नों को हल करने का, और आप लोग देखें और समझें और बार बार लिख करके अभ्यास करें, तभी आप परीक्षा में लिख पाएंगे, वरना भूल जाएगा। ऐसे आप भले समझ लें, लेकिन जब तक लिख करके अभ्यास नहीं करेंगे तब तक परीक्षा में नहीं लिख पाएंगे। इसलिए लिख करके अभ्यास करें। आइए दीर्घोत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न देखते हैं। स्वप्रेरकत्व क्या है? लंबी प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। पहले आपको स्वप्रेरकत्व को परिभाषित करना है, इसके बाद प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है। तो स्वप्रेरकत्व क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में आपने देखा, जो फैराडे ने पहला नियम दिया कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। किसी एक को आप लिख देंगे तो सही माना जाएगा। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। अब इसमें 2 तरीके हो सकते हैं फ्लक्स परिवर्तन के। जब किसी कुंडली में धारा बह रही हो और धारा के मान में अगर परिवर्तन किया जाए तो उसी कुंडली से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा पैदा हो जाती है। इस घटना को हम स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। ठीक है। और इसका स्वप्रेरकत्व निकालने का बड़ा सरल तरीका है। इसमें 2 तरीके हैं, लेकिन एक तरीका बहुत सरल है, और वो तरीका ये है कि अगर मान लें कि किसी कुंडली में आई धारा बह रही है तो जो संबद्ध फ्लक्स का मान होता है वो आई के समानुपाती होता है। और जब हम इसको इक्वल में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट यल ले लेते हैं। इसी यल को हम स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अब यहाँ यल को हम कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, जब आई का मान 1 होगा, 1 का मतलब यहाँ पर 1 एम्पियर, तो फाई का मान जो टेस्ला में आएगा वो यल के बराबर होगा। यहीं से स्वप्रेरकत्व की परिभाषा बन जाती है। देखिए, इसी से आप परिभाषा बना सकते हैं। ये न्यूमेरिकल का थोड़ा सा सहारा ले लेंगे तो परिभाषा नहीं भूलेगी, वैसे भूल सकती। परिभाषा कैसे बनेगी? किसी कुंडली में अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें तो उस कुंडली से जितना फ्लक्स संबद्ध होगा, फाई का जो मान होगा, ठीक है, 1 एम्पियर की धारा किसी कुंडली में प्रवाहित करें तो उस कुंडली से ही जितना चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध होगा उसी को हम उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहेंगे। ठीक है। इसमें 1 हेनरी को भी हम परिभाषित कर सकते हैं। अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें और 1 वेबर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाए, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर होता है, टेस्ला नहीं। टेस्ला तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है, वेबर होता है। तो 1 एम्पियर के संगत अगर 1 वेबर चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध होता है तब हम कहते हैं कि उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कर दें। इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है, और ये इतना आप गणितीय भाग आप लिख देंगे। इसके बाद प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व आपको निकालना है।
इसका जो दूसरा भाग है प्रश्न का, किसी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व। प्रणालिका इस तरह से होती है जैसा चित्र में दिखाया गया है। बेलनाकार फ्रेम पर इस तरह से हम तांबे के तारों को लपेटते हैं। मान लेते हैं कि यह लंबाई की ये प्रणालिका है और चूँकि इसके प्रत्येक फेरे वृत्ताकार होंगे तो उस वृत्ताकार फेरे की त्रिज्या मान लेते हैं आर। यही प्रणालिका की त्रिज्या मानी जाती है। मान लेते हैं कि इसमें आई धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं। तो प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व क्या होगा? तो इस प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान निकालना होगा। ठीक है, हमने पिछले लेसन में बताया था एम्पियर के सर्किटल लॉ के द्वारा बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बताया था कि किसी प्रणालिका में अगर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है तो उस प्रणालिका के अंदर चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होता है? μ0 n I। ठीक है, μ0 n I होता है। तो I हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? μ0 n I। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये स्मॉल n का उपयोग किया जाता है। स्मॉल n माने एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ये थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करता है, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। अब देखिए ये μ0 n I B का मान हो गया। ठीक है, अब इस पूरे प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? तो फाई बराबर इसमें जितने फेरे हैं, जैसे n फेरे हैं तो n B और A, यही होता है ना फ्लक्स का मान। एक फेरे में हम BA लेते हैं, अगर n फेरे हैं तो n BA लेंगे। यहाँ कैपिटल N लेंगे, ये प्रणालिका में कुल फेरों की संख्या। अब देखिए अगर एकांक फेरे में स्मॉल n एकांक लंबाई में स्मॉल n फेरे हैं तो ये l लंबाई है, तो l लंबाई में कितने कुल फेरे होंगे? n इंटू l। ये ना कैपिटल N का मान होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। ठीक है, तो l लंबाई में कितने फेरे होंगे? NL। यही ना कुल फेरों की संख्या होगी प्रणालिका में, यानी कैपिटल N का मान स्मॉल NL होगा। तो n की जगह आप लिख दें NL, B की जगह आप लिखेंगे μ0 n I, ये अब सूत्र है आपका, और इंटू A। ठीक है, A ये प्रणालिका का क्षेत्रफल जिसका मान बाद में रख देंगे। अब इसमें I को लेफ्ट में ले आइए, फाई बटे I, तो क्या हो जाएगा? ये n, यहाँ दो ठो n आए हैं तो n स्क्वायर हो जाएगा। पहले आप μ0 लिखें, μ0 n स्क्वायर। ठीक है, फिर l, ठीक, इंटू A। यहाँ जो A का मान होगा वो पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं ऐसे राइट साइड में। अब ये फाई बटे आई ही l होता है। ठीक है, l बराबर ही होता है फाई बटे आई। देखिए यहाँ हम काम नहीं बढ़ा रहे हैं, आप फाई बराबर n B A, n का मान रखा, B का मान रखा A। अब ये I जो है लेफ्ट में आ गया, यही l के बराबर हो गया फाई बटे आई।
यही वास्तव में प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व होगा। देखिए 2 लाइन में ही निकल रहा है। अब ये थोड़ा सा इसको सरल करना है। सरल इसको कैसे करते हैं, देखिए μ0, यहाँ स्मॉल n का मान हम कैपिटल N के पद में लिखते हैं। देखिए यहाँ अगर स्मॉल n का मान निकालना होगा तो कैपिटल N बटे L, तो यहाँ कैपिटल N बटे L इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा इंटू L इंटू A। अब देखिए यहाँ होगा क्या, ये n स्क्वायर बटे L, μ0 n स्क्वायर, नीचे क्या होगा L स्क्वायर होगा ना बटे L स्क्वायर, और ये L ए, यहाँ पर एक L कट जाता है तो L बराबर आ जाएगा μ0 n A, μ0 n स्क्वायर, μ0 n स्क्वायर A, L एक तो कट गया, नीचे L बचेगा। यही प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र हो जाएगा। तो है देखिए बहुत सरल, कठिन नहीं है। थोड़ा सा इत्मीनान से अगर समझेंगे तो बन जाएगा। तो एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न है, अगर 2 कुंडली P और S जिनके स्वप्रेरकत्व L1 L2 है, इनको युग्मित किया गया है, तो इन कुंडलियों के मध्य जो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान होगा m बराबर होगा √L1 L2। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है और ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट भी है। कई बार ये आ चुका है परीक्षा में। तो ये दूसरा जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, यानी इसमें आपको सिद्ध करना है m बराबर √L1 L2। यहाँ पर 2 कुंडली है। देखिए इसको आप समझने के लिए इस तरह से बना सकते हैं। एक कुंडली ये है, ठीक है, और एक कुंडली आप ऊपर ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे, ठीक है। ये जो कुंडली है ये मान लीजिए सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये दोनों युग्मित हैं। इस टाइप से ये युग्मित, मतलब एक में तार है, उसी में जो है दूसरी कुंडली के तार भी फंसे हुए हैं। ऐसी कुंडली को ही हम युग्मित कहते हैं। तो इस टाइप से आप चित्र दिखा दीजिए। ये S दूसरी कुंडली है, ये नीचे ये प्राइमरी। तो जब भी हम किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसमें दूसरी कुंडली जुड़ी हुई है, तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। यही है अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। तो यहाँ 2 चीज़ें हैं। देखिए अगर हम अलग अलग दोनों कुंडलियों को देखें तो इनका अपना अपना स्वप्रेरकत्व होगा, और दोनों जब युग्मित हो जाएंगी तो उनका अन्योन्य प्रेरकत्व होगा। तो यहाँ हमें अन्योन्य प्रेरकत्व निकालना है और स्वप्रेरकत्व से संबंध जोड़ना है। तो m का मान कैसे निकलेगा? देखिए मान लीजिए प्राइमरी में हमने I धारा प्रवाहित की, तो इसके कारण जो उत्पन्न तीव्रता होगी उसका मान क्या होगा प्राइमरी के कारण, ठीक है। अपने हिसाब से इसको अपनी स्टाइल बना सकते हैं, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने निकाला है ये प्रणालिका में B का मान क्या होता है μ0 n, इसमें मान लेते हैं कि फेरों की संख्या n1 है, ठीक है। प्राइमरी वाले कुंडली में फेरों की संख्या एकांक लंबाई में n1 है और सेकेंडरी वाले में n2 है। ये आप थोड़ा सा लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम प्राइमरी में I धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो μ0 n1 I,
यही होगा ना। अब यहाँ n1 का मान क्या होगा, μ0, इसमें कुल फेरों की संख्या अगर n1 हो, यहाँ पर लंबाई दोनों की हम l मान के चल रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों की लंबाई l मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर n1 बटे l इंटू आई। ये प्राथमिक कुंडली या प्रणालिका में आई धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। अब दूसरी से बद्ध फ्लक्स कितना होगा, सेकेंडरी में जो बद्ध फ्लक्स है वो कितना होगा, तो उसमें जितने फेरों की संख्या होगी यानी n2, और चुंबकीय क्षेत्र जिसमें वो है ये इस चुंबकीय क्षेत्र में है वो, तो BP आप यहाँ लिख देंगे तो आपको पता रहेगा कि पहले प्रणालिका में धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में दूसरी प्रणालिका मौजूद है। इंटू ए जो है क्षेत्रफल हो गया, जो वृत्तीय उसका काट होगा प्रणालिका का, उसका क्षेत्रफल ए मान के चलना है। तो अब देखिए यहाँ पर ये n2 हो गया, इसका मान रखेंगे तो μ0 n1 बटे l इंटू आई। ठीक है, ये इतना फ्लक्स दूसरे से जुड़ेगा। इसको इस तरह से व्यवस्थित लिखते हैं, μ0 n1 n2 आई बटे l। ठीक है, अब m का मान क्या होगा, तो m का मान वही फाई बटे आई। ठीक है, स्वप्रेरकत्व हो या अन्योन्य प्रेरकत्व हो, फ्लक्स बटे धारा, जैसे स्वप्रेरकत्व में फाई बराबर एल आई होता है, ऐसे अन्योन्य प्रेरकत्व में फाई बराबर एम आई होता है, तो वहाँ भी एम का मान फाई बटे आई ही होता है। तो आई को अगर आप इधर लाएंगे इसके नीचे तो बचेगा क्या, μ0 n1 n2 बटे l, μ0 n1 n2 बटे l, ये एम का मान हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए l1 का मान क्या होगा, अभी हमने निकाला था, क्या निकला था, μ0 n1 इसमें ए छूट गया है, ये जो है क्षेत्रफल का भी गुणा करेंगे ना, ये n2, ये b का मान हो गया, और ये a भी आएगा, यहाँ a लगा रहेगा ये। ठीक है, जिसका मान पाई आर स्क्वायर होता है, ये इतना होगा m का मान। l1 का मान क्या होगा, μ0 n1 a बटे l। ठीक है, यही अभी निकाले थे ना, μ0 n1 सॉरी n स्क्वायर, इसमें n1 स्क्वायर होगा, n1 स्क्वायर। इसी तरह से l2 का मान क्या होगा, μ0 n2 स्क्वायर होता है a बटे l। ठीक है, ये m का मान हो गया, ये l1 का मान हो गया, और ये l2 का मान हो गया। अब इन दोनों का गुणा करके अगर वर्गमूल लें तो इतना आ जाना चाहिए। तो देखिए l1 l2 इसका वर्गमूल, तो ये इनका गुणा करेंगे तो देखिए μ0 n1 स्क्वायर a बटे l गुणे μ0 n2 स्क्वायर a बटे l, इसका वर्गमूल लेना। अब देखिए इसमें μ0 दो बार आया है तो वर्गमूल μ0 हो जाएगा, n1 स्क्वायर का वर्गमूल n1, n2 स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा n2, a गुणे a, एक जोड़ा बन रहा है तो इसका वर्गमूल a,
बटे नीचे यल, यल है तो इसका भी वर्गमूल यल। अब ये देखो क्या आ गया, ये यम नहीं आ गया, यानी अंडर रूट L1 L2 बराबर यम। तो ये बहुत ईजी है, ये थोड़ा सा समझ लेंगे तो बहुत सरल लगेगा। तो ये यम का मान निकालें, L1 L2 का मान डायरेक्ट लिख देना है और यहाँ गुणा करके वर्गमूल लेंगे तो ये जो मान आएगा वो यम के बराबर हो जाएगा। सिद्ध हो जाएगा कि अंडर रूट L1 L2 बराबर होता है यम के। तो बस इतना करना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, एक आंकिक प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ। एक प्रणालिका जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 2 मीटर है, 2000 फेरे हैं उसमें। इस पर 1000 फेरों वाली एक प्रणालिका लिपटी हुई है। दोनों प्रणालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का मान ज्ञात कीजिए। अभी जो सूत्र निकाले हैं अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र क्या निकला, म्यू जीरो ये निकला है, म्यू जीरो N1 N2 A बटे L। अब इसमें मान रख देना है। इसमें N1 दिया है 2000, N2 दिया है 1000, AL का मान दिया है 2 मीटर, ठीक है। और इसमें जो त्रिज्या दी गई है वो 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का मतलब होता है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे तो 0.02 मीटर हो जाएगा। क्योंकि ये मीटर में है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो ये R आ गया, A का मान निकालने में ये मदद करेगा, ठीक है। और यहाँ पर म्यू जीरो का मान कहाँ पाएंगे, तो देखिए म्यू जीरो हमने बताया था कि म्यू जीरो बटे 4 पाई का मान होता है 10 की घात ऋण 7, याद होगा। यानी म्यू जीरो का मान होता है 4 पाई गुणे 10 की घात ऋण 7, ये भी याद रखना पड़ेगा। तो इतना आप लिखने के बाद यम निकालेंगे। अब देखिए म्यू जीरो का मान डायरेक्ट लिख दें 4 पाई इंटू 10 की घात ऋण 7। N1 का मान लिख दें 1000, 2000, ठीक है। और N2 का मान 1000 और A पाई R स्क्वायर, ठीक है। A बराबर क्या होगा, पाई R स्क्वायर। तो पाई R की जगह 0.02 का होल स्क्वायर बटे L का मान 2 मीटर, 2 मीटर, बस यही मान रखना है। अब यहाँ पर अब ये वहाँ आप गुणा करते बैठे नहीं रहेंगे, इसको याद रखना पड़ेगा आंसर आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं 4 गुणे 3.1, 4 गुणे 10 की घात ऋण 7 गुणे 2000 गुणे 1000 गुणे 3.14, इसका मान रख दीजिए। इसका वर्ग करेंगे तो 0.0004, 4 अंक पे दशमलव हो जाएगा, ठीक है, बटे 2। ये याद कर लीजिए कि इसका मान जो आता है 1.58 गुणे 10 की घात ऋण 3, 1.58 गुणे 10 की घात ऋण 3, ये हेनरी में आएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये सूत्र और ये सब मान रख दीजिए और डायरेक्ट उत्तर। अब वहाँ ये गुणा करते बैठे रहेंगे तो आधा घंटा लगेगा, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व का मान ज्ञात कीजिए। ये भी उसी तरह का, उसी स्टाइल का सवाल है। तो चौथा प्रश्न है, समतल वृत्ताकार कुंडली। समतल वृत्ताकार कुंडली मतलब ये इस टाइप से, ऐसे ये यहाँ पर देखिए, ये इसके दोनों छोर हैं, इस टाइप से आप इसमें जब आप धारा प्रवाहित करेंगे तो
इससे जो बद्ध फ्लक्स है उसका मान निकालना पड़ेगा। समतल वृत्ताकार कुंडली है, इसमें आई धारा अगर हम प्रवाहित कर रहे हैं, वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला गया था और इसका मान आता है, इसके अंदर या केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, याद है सूत्र, ये होता है μ0 Ni/2r, μ0 Ni/2r। दो इसके रूप बताए गए थे, एक रूप यही है μ0, एक रूप याद रखिए बस हो गया, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। μ0 Ni, यहाँ n क्या है, समतल वृत्तीय कुंडली में फेरों की कुल संख्या, ठीक है। तो ये b का मान हो गया। अब अगर इसका हम क्षेत्रफल a मान लें तो कितना फ्लक्स संबंध होगा, फ्लक्स बराबर होता है NBA, ठीक है, NBA। तो B का मान हो गया μ0 Ni/A हो गया, ठीक है। ये देखिए n हो गया, b का मान μ0 Ni/2r और इंटू a भी आएगा, ये फाई का मान हो गया, ठीक है। अब i को अगर इधर ला लें, चूँकि l बराबर होता है φ/i, ठीक है, तो i को इधर ला लेंगे तो जो बचेगा वही l हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ फाई का मान रखें आप, ये पूरा, फिर i को काटें, जैसा भी समझ में आए। यहाँ से देखिए φ/i बराबर हो जाएगा, i जब इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, μ0 n क्या हो गया, n², ठीक है, और a/2r, यही आपका यही आपका यल हो जाएगा। अब इसमें एक काम और कर सकते हैं, a का मान भी रख सकते हैं, जैसे μ0 n²/2r, यहाँ लिख दे πr², तो होगा क्या कि एक ठो r कट जाएगा, तो μ0 n² πr/2, ठीक है, μ0 n² πr या μ0 πn²r/, पाई को यहाँ भी लिख सकते हैं बीच में, यानी ऐसा भी लिखते हैं μ0 πn²r/, तो ऐसे भी लिख देंगे, कोई गलत नहीं काटेगा, ठीक है। आपको सिस्टम समझना है, प्रक्रिया समझनी है, ठीक है भाई। चुंबकीय क्षेत्र वृत्तीय कुंडली के केंद्र में इतना उत्पन्न होगा। अब फ्लक्स का मान ऐसे ना निकालते हैं, n फेरे हैं तो NBA मान रख दिया। अब ये i को इधर लाए φ/i करने के लिए, φ/i कर दिया, जो बचा वही। अगर यहाँ तक भी कर देते हैं, यहाँ तक भी कर देंगे तब भी पूरा नंबर मिल जाएगा, लेकिन इतना कर दें तो थोड़ा सा और बढ़िया रहेगा। तो इसको कर लें, ये भी सरल प्रश्न है। इसके बाद इसमें एक प्रश्न और जुड़ा हुआ है कि कुंडली के स्वप्रेरकत्व किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसमें देखिए ये जो सूत्र आया, इसी से आपको 3 पॉइंट निकालना है, ठीक है। पहला पॉइंट है कुंडली के अंदर रखे पदार्थ की चुंबकशीलता पर, यानी म्यू पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ हम निर्वात मानकर चल रहे हैं, अगर यहाँ कोई अन्य माध्यम होगा तो म्यू भर आएगा, ठीक है। यानी कुंडली के अंदर रखे गए माध्यम के चुंबकशीलता पर स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है, एक पॉइंट ये बन जाएगा, ठीक है। दूसरा फेरों की संख्या पर, यहाँ देख रहे हैं कि फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती है, यानी फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी स्वप्रेरकत्व भी उतना ही अधिक होगा। और तीसरा पॉइंट त्रिज्या पर, यहाँ देखिए त्रिज्या भी ऊपर आई है,
यानी त्रिज्या जितनी अधिक होगी उतना ही ज़्यादा स्वप्रेरकत्व होगा। तो ये 3 बातें हैं जो स्वप्रेरकत्व को प्रभावित करती हैं। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पांचवा प्रश्न दिया है, ये थोड़ा सा हट के प्रश्न है। गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं और इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, गतिक विद्युत वाहक बल। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में अभी तक हम किसी कुंडली या प्रणालिका में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की बात कर रहे थे। जब कोई तार के अलावा कोई अन्य चालक अगर हो, अन्य चालक हो, तो उस स्थिति में विद्युत धारा नहीं उत्पन्न होती, बल्कि उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो उस स्थिति में उसको हम गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं, है ना। यानी किसी सीधे चालक को यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम चलाते हैं तो उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। कोई सीधा चालक है, सीधा चालक मतलब जैसे एक छड़ है या एक प्लेट है सीधी आयताकार, उसको अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलाते हैं तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा और उसकी वजह से उसके सिरों के बीच जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा उसी को हम गतिक विद्युत वाहक बल कहेंगे। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि एक एल लंबाई का एक सीधा चालक है। ठीक है, इसको हम एक चुंबकीय क्षेत्र में गति करा रहे हैं, इस दिशा में मान लीजिए हम गति करा रहे हैं। इसमें जो मौजूद चुंबकीय क्षेत्र है कागज़ के तल के लंबवत नीचे की तरफ है। अगर कागज़ के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र होता है तो उसको हम इस तरह से क्रॉस के द्वारा इंडिकेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरी जगह कौन सा चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है? कागज़ के तल के लंबवत। ठीक है, इस तरह से आप बना दीजिए। अब ये जो है सीधा चालक जिसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई L मान के चल रहे हैं, ये लंबाई, ये एक फ्रेम में इस तरह से चल रहा है। अब हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वो dt दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय, कितना समय लेता है? dt समय लेता है। इसको हम मान लेते हैं x, यहाँ से ये दूरी x मान लेते हैं। यानी ये जो सीधा चालक है, देखिए काम की चीज़ लिखना है, ज़्यादा इसको डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सीधा चालक है मान लेते हैं कि B क्षेत्र में गति कर रहा है। ठीक है, कहाँ गति कर रहा है? ये B क्षेत्र में गति कर रहा है, जहाँ पर B तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र उसके गति की दिशा के लंबवत मौजूद है। अब मान लेते हैं कि dt समय में x दूरी तय किया। ठीक है, कितना कितनी दूरी तय किया dt समय में? x दूरी। तो ये कितना क्षेत्रफल कवर करेगा? कितना क्षेत्रफल कवर करेगा? हमको फ्लक्स निकालना है, ध्यान रखना है, हमको क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। तो क्षेत्रफल कितना तय करेगा? ये लंबाई L है और ये चौड़ाई x, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? Lx। अब फ्लक्स कैसे निकलता है? फ्लक्स निकलता है B × A।
तो B तो हम मान के चल ही रहे हैं, यहाँ पर तीव्रता कितनी है B, तो B A का मान हो गया L x, BL x, A का मान, ठीक है, क्षेत्रफल A बराबर LX होगा ना। बहुत सिंपल है, देखिए लगता है कि थोड़ा सा कठिन केस है, लेकिन है बहुत सरल लिखने के लिए और समझने के लिए भी। फाई बराबर BA होता है, यहाँ फेरों की संख्या तो है नहीं कि NBA लिखेंगे, फेरों की संख्या इसमें है नहीं। ये चालक जो है एक निश्चित समय में कितना क्षेत्रफल तय करता है, तो dt समय में कितना क्षेत्रफल तय करेगा, तो BA यानी BLX, ये फाई का मान हो गया। अब फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है, जो प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होता है वो d फाई बटे dt होता है। यही है फैराडे का दूसरा नियम, E बराबर माइनस डी फाई अपान dt। तो E बराबर माइनस, अब यहाँ पर हमें इसी फाई को डिफ्रेंशिएट करना है, यानी ये BL को हमें अवकलित करना है, ठीक है। तो BL ये कांस्टेंट है, E बराबर माइनस BL ये dx अपान dt, ठीक है। माइनस चिन्ह ये लेंज के नियम को व्यक्त करता है, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। E बराबर हो जाएगा माइनस BL, ये dx अपान dt क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म में ये वेग होता है, दूरी परिवर्तन की दर, dt समय में dx दूरी तय हो रही है, dt समय में dx दूरी तय हो रही, तो dx अपान dt ये क्या है, वेग ना हो जाएगा। तो dx अपान dt की जगह हम वेग लिख दें। माइनस चिन्ह लेंज के नियम के लिए आया है, यानी उत्पन्न जो गतिक विद्युत वाहक बल होगा वो BL भी, यहाँ हम माइनस को छोड़ दें, सिर्फ हम विद्युत वाहक बल व्यक्त करना चाहें तो उसका मान सिर्फ होगा BL भी। तो इतना इसमें आपको करना है। तो ये गिने चुने प्रश्न हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से इतने प्रश्न आपको तैयार ही करना है कम से कम, और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, तो इसका आप लोग अभ्यास करते रहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम इस यूनिट का सेकंड भाग प्रत्यावर्ती धारा का लेंगे, तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपका ये यूनिट कंप्लीट होगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।